हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो है मेथड ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है, आप सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स यू विल कॉल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो द फॉर्मूला वी हैव टोल्ड यू फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर theta is the angle between B एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब सपोज मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे लगा दी। ठीक है, ये आपकी बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे है। तो मुझे इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वी विल यूज दैट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट होगा, एक तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो हम बी कॉस थीटा को लेकर के हम इसमें फाई की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो EMI होता क्या है, EMI से क्या होता है, आई इंड्यूस्ड हो जाती है। EMI से आई का आपका होगा आई इंड्यूस्ड। ठीक है, फाई चेंज्ड एंड EMF इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये इतनी बातें हमने फाई के बारे में की थी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे फ्लक्स को चेंज करना है तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर फाई का फॉर्मूला मैंने पढ़ा BA cos थीटा, तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फाई डिपेंड कर रहा है, फाई डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया वेक्टर और थीटा। इन्हीं तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है आपका फ्लक्स। ठीक है, तो हम वन बाय वन हर चीज़ को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, और जो कुछ भी इसमें देखने को मिलता है उनके सारे रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, द फर्स्ट मेथड इज बाय चेंजिंग बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपकी सपोज ये आपकी कोई कॉइल है, दिस इज अ कॉइल। आपने इसके थ्रू एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर वाई वी यूज, बिकॉज इट गिव्स द डिफ्लेक्शन फॉर अ वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, बहुत छोटी सी करंट भी अगर इसमें आ जाएगी इस कॉइल में तो ये उसके लिए डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ठीक है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे एमीटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर छोटी सी करंट होगी ना तो एमीटर विल मेजर ओनली लार्जर करंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एमीटर यूज नहीं करते, वी विल यूज गैल्वेनोमीटर। ये आपकी कोई कॉइल है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है, सेंसिटिव डिवाइस, दैट इज वाई वी यूज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेट रखा। ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, नॉर्थ से आउटवर्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ से एंटर कर जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, इस मैग्नेट की मूवमेंट की टूवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, ये इस मैग्नेट ने मूव किया यहाँ पे टूवर्ड्स द कॉइल, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक है, इसको जब मैंने मूव कराया तो हुआ क्या, ये जो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी ये इस कॉइल के अंदर से पास हुई। ठीक है, और जैसे मैं इसके पास आ रही थी ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर से बढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी। ठीक है, तो फाई आपका बढ़ गया, तो आपके करंट जो है वो अब जीरो नहीं है, नॉन जीरो करंट आपको मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस कॉइल के अंदर चेंज किया तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गई। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम जाते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट में। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉइल लगाई, यहाँ पे दिस इज अ कॉइल, इसके थ्रू मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, मैंने इसको कनेक्ट किया। अब मैंने इस मैग्नेट को रखा, दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है। ठीक है, साउथ में एंटर कर जाती है, दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, और वैसे हम लोग नॉर्थ को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, साउथ को नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस मैग्नेट की मूवमेंट तो की लेकिन अवे फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, अब मैंने जब इसको मैग्नेट की मूवमेंट अवे फ्रॉम द कॉइल की तो क्या हुआ, अब ये जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसके कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो कम हो रही है, मतलब बी आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, बी रिड्यूस हो रहा है तो फाई रिड्यूस हो रहा है। अब फ्लक्स अगर चेंज होगा तो आपको करंट मिलेगी। ठीक है, तो अब आई आपकी नॉन जीरो है। ठीक है, पहले इसमें करंट जीरो थी। ठीक है, अब जैसे ही इसने मूवमेंट किया, ठीक है, इसके अंदर करंट नॉन जीरो हो गई, इसके अंदर करंट इंड्यूस करा दी। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज की, फाई डिक्रीज हुआ तो आपकी करंट नॉन जीरो हो गई। ठीक है, तो मैंने मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करा के देखा, इसमें मुझे फ्लक्स चेंज हो रहा था तो इसमें करंट मिल रही थी। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने कॉइल की मूवमेंट कर दी। ठीक है, मैंने कॉइल की मूवमेंट कैसे कर दी, दिस इज अ कॉइल। ठीक है, इसके थ्रू मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। ठीक है, और इसके नीचे मैंने व्हील्स लगा दी। व्हील्स इसलिए लगा दी ताकि मुझे कॉइल को मूव करा लूँ ईजिली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेट को रेस्ट पे ही रखा,
दिस इज अ नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, दिस इज एंटरिंग, ठीक है, यहां से साउथ से एंटर कर रही थी, नॉर्थ से निकल रही थी। मैंने इस मैग्नेट को रेस्ट पे ही रखा, दिस इज अ एट रेस्ट, मैंने मैग्नेट को रेस्ट पे रखा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कॉइल की मूवमेंट की, मैंने इस कॉइल को मूव कराया वी से, ठीक है। अब जैसे ही इस कॉइल को नॉर्थ की तरफ मूव कराया तो नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर से पास हुई। जब कॉइल के अंदर से पास हुई तो क्या हुआ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, ठीक है। किस वजह से बढ़ी, कॉइल को मैंने मूव कराया मैग्नेट की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो फाई बढ़ा तो इसकी करंट अब नॉन जीरो है, ठीक है। अब इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी, भले ही मैंने इसकी कॉइल की मूवमेंट की, मैग्नेट को रेस्ट पे ही रखा, ठीक है। ये इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप था। नाउ वी कम टू द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। अब मैंने रिलेटिव मोशन किया, ठीक है, मैंने कॉइल को भी मूव कराया, मैंने मैग्नेट को भी मूव कराया। देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, तो ये आपकी कोई कॉइल है, दिस इज अ कॉइल, ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये कॉइल आपकी, इसके नीचे मैं व्हील्स लगा देती हूँ, ये आपकी मूव कर रही है, सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये मैग्नेट लिया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है इसकी, ठीक है, दिस इज एंटरिंग साउथ से मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या हुआ, मैंने इस मैग्नेट को भी मूव कराया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से। अब देखिए इसमें रिलेटिव मोशन दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें रिलेटिव मोशन आ जाएगा, ठीक है, तो ये थर्ड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होगा, ठीक है। जब आप थर्ड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, अगर दोनों 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट पे है, ठीक है। कोई किसी के अंदर कोई ना बी चेंज होगा ना फाई चेंज होगा, तो आपकी करंट जैसी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कैसी है, जो कि रिलेटिव मोशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो आपका ईएमएफ जीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी करंट भी जीरो है, क्योंकि रिलेटिव मोशन इसमें, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू relative motion between the coil and magnet, ठीक है। मैंने कॉइल और मैग्नेट दोनों के रिलेटिव मोशन करा दिया, तो हुआ क्या, इसमें जो है कोई मुझे करंट नहीं मिली, इनकी जो स्पीड होगी, ठीक है, आपने देखा ये मेरी कॉइल इधर से लेफ्ट जा रही है, वो उधर से राइट मूव कर रहा है, ठीक है, इनका थर्ड ऑब्जर्वर की वजह से ये रेस्ट पे हो गया। अगर रेस्ट पे हो गया तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं जनरेट होने वाली, कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला, फ्लक्स नहीं मिलेगा तो इसमें करंट जो है जीरो रहेगी, ठीक है। अब जो सेकेंड मैथड है, नाउ वी विल कम टू द सेकेंड मैथड। अब मैं क्या कर सकती हूँ, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में मैंने देखा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को हर तरीके से चेंज करके देख लिया, ठीक है, तो किस तरह से फ्लक्स चेंज हो रहा था, कब मुझे करंट मिल रही थी, कब मुझे करंट नहीं मिले थे, सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एरिया चेंज किया। एरिया कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाई, सेकेंड मेथड इज बाई चेंजिंग एरिया, ठीक है। इसका सेटअप हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बना दी, ठीक है, दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग क्रॉस से बनाते हैं, दिस इज अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख ली, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, ठीक है, और ये एक मूवेबल आर्म है इसकी, ठीक है, ये इसकी मूवेबल आर्म है। मैं इसी को मूव कराऊंगी तो इससे होगा क्या, जैसे हम इसको मूव कराएंगे अंदर की तरफ तो इसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे इसको जो है मैं राइट की तरफ मूव कराऊंगी तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। किस तरह से इसकी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, जब ये मैंने सपोज इस कॉइल को मूव कराया, मैंने ये मूवेबल आर्म को मूव कराया, ठीक है, तो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई वो x होगी, ठीक है, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, कुछ टाइम में ट्रेवल किया, ठीक है, तो वो उससे हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालेंगे कि ये जो मूवेबल आर्म की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द पेपर and a rectangular arm ABCD, rectangular arm ABCD shown in the figure, DC is an arm, CD is an arm which is movable, ठीक है। तो आपकी ये लेंथ हो गई, ठीक है, इसकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बी आपकी कैसी है, इनवर्ड है, ठीक है। फाई आपका क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड की तरह है, तो इसका थीटा कैसा हो गया, थीटा आपका जीरो हो गया, तो कॉस जीरो हो गया आपका 1, तो फाई आपका हो गया बी ए,
ठीक है, दिस इज अ फाई इक्वल टू बी ए। अब एरिया आपका क्या है, अगर इस रेक्टेंगल इस आर्म ने अगर इसको मूव किया, ठीक है, अगर इस आर्म ने इसका मूवमेंट किया, ठीक है, तो हुआ क्या, इसकी जो डिस्टेंस आई आपकी, ठीक है, तो ये आपकी एक्स डिस्टेंस इसने मूव कर लिया, ठीक है। तो जब आपने इसको एरिया की जगह आप लोग लिख सकते हैं इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इसकी कितनी है, ब्रेड्थ इसकी है एक्स, उसकी लेंथ कितनी है एल, तो एल इंटू एक्स इसकी एरिया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसका एल इंटू एक्स हो जाएगा। अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। माइनस साइन विल शो द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ किस तरह से प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, कहाँ पे उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव साइन से हम लोग उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेंस लॉसेस की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू को जब कैलकुलेट करूँ तो फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डी अपॉन डी टी बी एल एक्स। अभी आप ये देखिए इसमें से कांस्टेंट जितने फिगर हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो मैंने देखा, मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसकी लेंथ जो रेक्टेंगुलर मैंने कॉइल लिया है इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को बाहर कर लिया, माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब आप ये देखिए ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये क्या है, वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी, अब मैं देखती हूँ मैं जब इस रेक्टेंगुलर आर्म को मूव करा रही हूँ तो इसकी जो एरिया है वो रिड्यूस हो रही है। अगर एरिया रिड्यूस होगी तो आप वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसके डी एक्स बाई डी टी को माइनस रखूंगी तो यहाँ पे माइनस बी एल इंटू माइनस वी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एल वी। ये क्या हो गया, आपका ई एम एफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आप आई को कैलकुलेट करेंगे, आई क्या होगा आपका, आई इक्वल टू ई बाई आर। ई आपका क्या है, बी एल वी बाई आर, दिस इज द आई, बी एल वी बाई आर, दिस इज द करंट। अब इसको फाइंड, इसकी जो डायरेक्शन है उसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आपने रेक्टेंगुलर फिगर ड्रॉ किया है इसमें आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जब लगाएंगे तो आप 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरह से रेस्ट करेंगे, ये सारी फिंगर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। आपने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, मूवेबल आर्म को दिखाया यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जो करंट की डायरेक्शन हो गई मुझे डाउनवर्ड मिल गई, तो दिस इज द करंट की डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसकी जो है करंट की डायरेक्शन निकाली, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ आई वी विल फाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बाय stretching our finger like all three are perpendicular, all three are mutually perpendicular. Index finger will show, index finger will towards the direction of magnetic field, thumb will direct the motion of the movable arm, and middle finger will give the direction of middle finger will give the direction induced current। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि area of the coil can be changed by moving the magnet in and out of the magnetic field। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं the area of the coil can be changed by moving the magnet in and out of the magnetic field, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर सीबीएसई का क्वेश्चन है। इसमें मुझे फाई टी ग्राफ और ईएमएफ और टाइम के वेरिएशन मुझे ड्रॉ करना था,
ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। ये आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज अ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका कोई स्क्वायर लूप पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 2 × 2 हैं, मतलब इसकी 2 इसकी लेंथ भी है, 2 इसकी ब्रेड्थ भी है, ठीक है। ये 2 मीटर मैग्नेटिक फील्ड से 2 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड से, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला आपकी गिवन है, ठीक है। अब मुझे इसमें कैलकुलेट, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड जितने जितने लेंथ में फैली हुई है वो है 10 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसमें करना क्या है, ड्रॉ फाइटी ग्राफ एंड ईटी ग्राफ। ईटी ग्राफ मीन्स ईएमएफ एंड टाइम वेरिएशन मुझे ड्रॉ करना है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द फाई वेरिएशन, दिस इज द टाइम वेरिएशन। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए हमेशा उस एक्स एक्सिस पे ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो आपकी स्क्वायर कॉइल है, ठीक है, ये जो आपकी स्क्वायर लूप है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में एंटर कर जाएगी। मेरे पास स्पीड है, मेरे पास डिस्टेंस है, कितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड से ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है आपका कॉइल, ठीक है। तो जब आपको उसका टाइम निकालना होगा, तो टाइम आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आपको वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आपको निकालनी है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस आपकी कितनी 2 मीटर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, तो आपका टाइम आ गया 1 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले चीज मुझे ये पता चली कि ये जो स्क्वायर लूप आपका है, ये 1 सेकेंड के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड के बाद ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि 1 सेकेंड तक तो ये बाहर ही था, तो मेरी जो वेरिएशन ग्राफ होगी, तो पहले तो 1 सेकेंड तक तो कुछ होना ही नहीं है, 1 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड से एंटर करेगा, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ठीक है, और फिर उसके अगले 1 सेकेंड तक, जब तक ये पूरी देखिए 2 मीटर का आपका है, इसकी डायमेंशन 2 मीटर है, तो अगले 1 सेकेंड में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़नी है। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर एंटर कर रहा होगा अगले 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड को छुएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी पूरी डायमेंशन को पूरा एंटर कैसे करा पाएगा, जब वो अगले 1 सेकंड में, तो पहले 1 सेकंड तक तो उसमें कुछ होना नहीं है, फिर अगले 1 सेकंड तक 1 से 2 सेकंड के बीच में इसका जो फाई है फ्लक्स मतलब बढ़ना है। फिर उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसमें, अच्छा ये देखिए, अगर ये पूरा यहाँ पे स्क्वायर लूप आपका आ गया है यहाँ पे 2 मीटर का, ठीक है, अगर ये 2 मीटर का, तो यहाँ पे 10 मीटर की आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी लेंथ में, ठीक है, 2 मीटर का तो इसने कवर कर लिया, ठीक है। 2 मीटर कवर करने के बाद इसका बचा हुआ कितना लेंथ, कितना बचा, 8 मीटर बचा। इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड अभी भी है, ठीक है। अगर इसको 8 मीटर का अगर कवर करना तो ये कितने टाइम में कवर करेगा, तो सबसे पहले हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर बची हुई है आपकी, क्योंकि 2 मीटर अब आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है 2, तो टाइम इसका कितना आ गया 4 सेकंड। अब ये 4 सेकंड तक इसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रहने वाला है, ठीक है। तो अब इसकी जो फ्लक्स है वो इसका कांस्टेंट रहने वाला है अगले 4 सेकंड में। तो यहाँ पे अगला देखिए 2 सेकंड ऑफ सेकंड में जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। पहले 1 से 2 सेकंड में इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी जब ये एंटर कर रहा होगा, ठीक है, जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ रहा होगा इसकी मैग्नेटिक इसका फ्लक्स बढ़ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 सेकंड में कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 सेकंड तक, 2 से लेकर 6 सेकंड मतलब 4 सेकंड के बीच तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये स्क्वायर जो है पूरा बाहर आएगा, पूरा बाहर कितने सेकंड में आएगा, 1 सेकंड में, मतलब अगर ये बाहर आएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होनी चाहिए, तो अब अगले 1 सेकंड में मतलब 6 से 7 सेकंड के बीच में इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, तब ये बाहर आएगा, ठीक है। जैसे ये 1 सेकंड में एंटर हुआ था वैसे 1 सेकंड में बाहर आएगा, तो उसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मतलब फाई डिक्रीज होगा, तो ये इसका पूरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। फाई टी ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं ईएमएफ का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ईएमएफ मुझे पता है कि ईएमएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, E = -dφ/dt होता है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेंज लॉ से हम लोग इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 सेकंड के बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, फाई बढ़ रहा है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन वो लेनी है मुझे जो इसका अपोज करे, ठीक है, जो इसके कॉज का ही अपोज करे। तो अगर यहाँ पे बढ़ रही है तो मुझे ईएमएफ ऐसे लेना है कि वो उसको घट रहा हो, ठीक है, इसकी बढ़नी नहीं चाहिए। तो मुझे ई और टी का ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना होगा, दिस इज अ ईएमएफ और दिस इज अ टाइम वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1 से 2 के बीच में अगर बढ़ रहा है तो मुझे ईएमएफ का ग्राफ ऐसे बनाना है कि यहाँ से 1 से 2 सेकेंड में इसका जो है घटना चाहिए, ठीक है। अब 6 से 7 सेकंड के बीच में इसका ग्राफ जो है कैसा है, देखिए 2 से 6 सेकंड तो कोई कांस्टेंट रहने वाला है, कोई ईएमएफ नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जब तक कुछ चेंज नहीं होगा तब तक कोई फ्लक्स नहीं होगा, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक आपको ना तो इंड्यूस्ड करंट मिलनी ना इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलना है। अब 6 से 7 सेकंड के बीच में क्या होगा, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, फ्लक्स इसका घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी घट रही है, तो अब ईएमएफ कैसा होता है, बढ़ना
बढ़ता हुआ दिखाना है मुझे, तो यहाँ पे EMF 6 से 7 सेकंड में आप इसका ग्राफ इस तरह से बना देंगे। ठीक है, ये लेंथ लॉ से मैंने इसकी डायरेक्शन के साथ इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने एरिया के बारे में बहुत अच्छे से बात कर दी। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को चेंज करते हैं थीटा को चेंज करके। तो थर्ड पार्ट इज बाय चेंजिंग थीटा। ठीक है, बाय चेंजिंग थीटा। अब मुझे कुछ सेटअप इस तरह से बनाना है यहाँ पे कि इसमें किस तरह से बाय रोटेटिंग द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, जस्ट अ मिनट, ये आपका नॉर्थ पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। इसके बीच में एक आर्म पड़ी हुई है, ये रोटेट करती है। ठीक है, इसका आर्मेचर है, यहां से इसको रोटेट करना है। ठीक है, ये पूरी आर्म इसकी पड़ी हुई है। ठीक है, अभी ये क्या है, इस आर्म का जो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये मैं बना देती हूँ, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस आर्म का एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर मैं नीचे इस आर्म के नीचे देखूंगी तो एरिया परपेंडिकुलर, इसके ऊपर देखूंगी तो भी परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड से दोनों केस में परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर की बात कर लेते हैं। इसमें एरिया वेक्टर कैसा है, ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा आपका कैसा है, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू BA cos 90 डिग्री विच इज फाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, ये आर्मेचर पहले ऐसे ही रखी हुई थी, अब मैंने इस आर्मेचर को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ थी और जो एरिया वेक्टर था वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही बन रहा था जब मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो ठीक है, अब मैं इसको 90 डिग्री पे अगर रोटेट करूंगी तो देखिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे फाई इज इक्वल टू BA cos 0, तो फाई आपका कितना आ गया, BA। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं। ठीक है, अब मैं इस आर्म को थोड़ा सा और रोटेट करूंगी 90 डिग्री पे। ठीक है, अब मैं इसको 90 डिग्री पे जब रोटेट करूंगी तो देखिए इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। थर्ड केस में क्या होगा, इसके थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू BA cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे फाई आपका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 आपका 0 होता है। अब फोर्थ केस में क्या होगा, ठीक है, फोर्थ केस में मुझे क्या करना है, इसको 90 डिग्री और रोटेट करना है। 90 डिग्री और रोटेट करने के बाद हम ये देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, अब जो इसका एरिया वेक्टर है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब उसका एंगल कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड से एरिया वेक्टर का जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू BA cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, cos 180 इज इक्वल टू -1 विच इज फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA। ठीक है, आपने ये सारी जो कैलकुलेशन की इसमें आपने आर्मेचर को घुमाया। ठीक है, इसको आर्मेचर को घुमाया। अब अच्छा बताइए, जब भी किसी चीज की रोटेशन की बात होती है, मतलब वहां पे अगर किसी की चीज की रोटेशनल स्पीड के बारे में बात करें तो हम ओमेगा की बात करते हैं। ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया वो थीटा की बात करते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। अब यहाँ पे मुझे पता है कि फाई होता क्या है, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लोग क्योंकि हमने इसको रोटेट किया है तो थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी लिख सकते हैं। BA इज इक्वल टू cos ओमेगा टी। अब मैंने EMF कैसे निकालनी है, -d∅/dt। फ्लेमिंग का सेकंड रूल हमने EMF निकाली थी, E इज इक्वल टू d∅/dt, और लेंस लॉ से मैंने इसकी डायरेक्शन निकाली थी -d∅/dt। ठीक है, अब यहाँ पे फाई की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, -d/dt BA cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे मैं जितनी कांस्टेंट वैल्यू उनको सारों को बाहर ले लेंगे, -BA d/dt cos ओमेगा टी। तो यहाँ पे EMF आ गई, E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए cos ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन ओमेगा टी आएगा विथ ओमेगा बाहर आ जाएगा, -BA ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपको इनिशियल आपको वैल्यू दिख रही है NBA ओमेगा, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम EMF इट विल अचीव्ड। ठीक
ठीक है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 0 या 1 हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू ये मैक्सिमम ईएमएफ यू विल अचीव, क्योंकि अगर साइन की वैल्यू 90 रख देंगे मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, 90 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है और साइन 0 पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन को हम लोग अगर हटा दे तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी यही हो सकती है, क्योंकि साइन को 0 या 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही वो साइनसोइडल वेव है जो मुझे एसी करंट में, मतलब अभी अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है अल्टरनेटिंग करंट, ये कहीं ना कहीं ईएमआई इसका बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका ईएमएफ निकाल दिया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ यू विल अचीव्ड ईएमएफ ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे साइनसोइडल वेव अगर बनानी है, दिस इज द साइनसोइडल वेव, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम ईएमएफ है ई और टी, ठीक है। दिस इज ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ये इसका हमारा कैसे हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस एन, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन इसका हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर मुझे करंट इसकी निकालनी होगी, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ई क्या है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, और ई आपका क्या है ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका कोई कॉइल पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ कॉइल। यहाँ पे जो करंट है इस तरह से ये इंक्रीजिंग करंट है, इंक्रीजिंग आई, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग आई है तो देखिए अगर आप इसमें राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो थंब को करंट की डायरेक्शन में देखिए जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड बी इनवर्ड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये जो कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो इसका अपोज करेगी। अगर मुझे इसका अपोज कराना है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगानी पड़ेगी, पहले इसमें इनवर्ड बढ़ रही है, ठीक है, तो अब इसको क्या करना, इनवर्ड मुझे घटाना पड़ेगा, तो इसके करंट की डायरेक्शन मुझे कैसे लेनी पड़ेगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनवर्ड तो मुझे इसका अपोज कराना पड़ेगा, अपोज कराने के बाद मुझे इसकी करंट की जो डायरेक्शन मिलेगी वो एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मेरा मोशनल ईएमएफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of this lecture, motional EMF। मोशनल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग फ्लक्स को जैसे जितने भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बी को चेंज करते हैं, एरिया को चेंज करते हैं, थीटा को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये मोशनल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, आप एरिया को चेंज करते हैं, आप एरिया को चेंज जब करते हैं तो क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती हैं। अगर एरिया कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होंगे, एरिया बढ़ गया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर आर्म रखा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, ये एल है आपकी, ठीक है, और ये इसकी मूवेबल आर्म है, ठीक है, ये है आपका पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इस आर्म को आपने मूव कराया, ठीक है, सपोज ये मूव करके यहाँ पे आ गई, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स है, ठीक है, और ये आपका फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट आपका फिक्स्ड है, आपको इसको मूव कराना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को आप मूव कराएंगे, ठीक है। तो ये आपकी है मूवेबल आर्म। और फाई होता क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यू कैन राइट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ यू कैन राइट दैट माइनस डी फाई बाई डी टी विद द डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये जो आपने रेक्टेंगुलर आर्म बनाई है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, उसी तरफ इसका एरिया वेक्टर होगा, तो इसका मतलब इसका थीटा कितना हो गया, यहाँ पे थीटा इसका हो गया 0, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाई इज इक्वल टू बी ए, ये आपके फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया हम लोग लिख लेंगे एल इंटू एक्स, ठीक है। ये इसका रेक्टेंगुलर आर्म को जब मैं मूव कराऊंगा तो फाई आपका हो जाएगा बी एल एक्स,
ठीक है। अब EMF हम लोग निकाल लेते हैं। E आपका होता क्या है, माइनस d∅/dt, माइनस d∅/dt, ठीक है। फाई की वैल्यू मैंने क्या निकाली, BL(x) माइनस d/dt BL(x), ये EMF हो गया, ठीक है। अब माइनस dx/dt आपका क्या होगा, E इज इक्वल टू BL माइनस dx/dt, ठीक है। इसका एरिया कैसा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, निगेटिव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस dx/dt को हम लोग लिख सकते हैं V, BLV, ठीक है। तो आपका EMF आ गया यहाँ पे BLV। अब मैंने इसको dx/dt को माइनस V क्यों लिखा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका एरिया कैसा है, डिक्रीजिंग, x हमारा कैसा है, x इज डिक्रीजिंग, x इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ये आया क्यों EMF, ठीक है। दिस EMF इज ड्यू टू मोशन ऑफ द कॉइल, इट इज कॉल्ड मोशनल EMF, ठीक है। दिस EMF इज ड्यू टू मोशन ऑफ द coil, it is called मोशनल EMF। अब इस EMF से हम लोग और क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर डायरेक्शन तो आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसके निकालेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल will gives the direction of induced current और induced EMF, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा कोई भी कॉइल या कोई भी लूप जब भी हम उसको मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, तो उसमें एक फोर्स लगता है, ये मैंने आपको बताया था। वो फोर्स होता क्या है, E आपका कितना है, BLV आपने अभी कैलकुलेट किया, I इज इक्वल टू E/R होता है, I इज इक्वल टू E/R BLV/R, ठीक है। फोर्स इसका क्या लगेगा इसमें, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, B और L, ठीक है, जो इसका लेंथ है और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल कितना है, ये है आपका 90 डिग्री, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, IBL, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं I की वैल्यू पुट कर दूंगी I की जगह, ठीक है। तो I की वैल्यू मैंने निकाली क्या है, BLV/R, तो F इज इक्वल टू BLV/R मल्टीप्लाइड बाई BL, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी B²L²V/R, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। अब फोर्स आपने निकाल लिया, अब मैं पावर निकाली, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे पावर इसकी, तो पावर यू विल गेट दैट P इज इक्वल टू B²L²V²/R, दिस इज द पावर, B²L²V²/R। तो इसके थ्रू आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने फोर्स की वैल्यू निकाली, पावर की वैल्यू निकाली, ठीक है। EMF आपने कैलकुलेट किया, मोशन की वजह से आपने मोशन ऑफ द कॉइल, इसकी वजह से आपने EMF को कैलकुलेट किया। तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।